नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। दोस्तों, आपको याद होगा एक लाल तिलकधारी कछुए का मामला जो बहुचर्चित मामला था, और आपको ये भी याद होगा कि अभी 4 माह पहले ही इस मामले में करीब 13 तस्कर, जो लाल तिलकधारी कछुए के तस्कर थे, उसमें अंतर्राष्ट्रीय मामला था। और इसमें जो सीजेएम कोर्ट ने सज़ा सुनाई, सभी को 7-7 साल की सज़ा और 5 लाख से 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया था। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला था जो पूरे देश भर में गया। और इस फैसले के बाद 4 महीने बाद जो एडीजे कोर्ट है, फर्स्ट एडीजे कोर्ट, उसने इस फैसले को पूरी तरीके से पलट दिया और 11 आरोपियों को इसमें से बरी कर दिया। केवल 2 को इसमें माना गया कि 2 आरोपी हैं जिन्होंने लाल तिलकधारी कछुए और पेंगोलिन की तस्करी में उनका कुछ एक रोल नज़र आया, तो उनकी सज़ा को भी कोर्ट ने कम किया। ये बड़ा मामला, और इस मामले में थमीम अंसारी के जो वकील हैं केवीएस ठाकुर साहब, वो इस समय न्यूज़ ग्राउंड जीरो के साथ हैं। बड़ा ऐतिहासिक फैसला हुआ, चूँकि लोगों की एक जो बार बार क्यूरीज आ रही थी कि ये आखिर इतना फैसला जो पलटा है पूरी तरीके से, तो क्या उसके कारण रहे हैं, किन किन आधारों पे ये फैसला पलटा गया है। तो हम जानते हैं केवीएस ठाकुर से ही, जो बताएंगे कि आखिर उन्होंने कितनी मेहनत की इस मामले को लेके और आखिर वो कौन से आधार थे जिनमें ये फैसला पलटा गया। जी ठाकुर साहब। धन्यवाद पंकज जी। निश्चित रूप से ये बहुत ही ऐतिहासिक महत्व का फैसला है। इतने कम समय में 4 माह के अंतराल में एक बहुत ही विस्तृत और महत्वपूर्ण फैसले को इस प्रकार पूरी तरह से पलटा जाना, जिसको आप 360 डिग्री का मोड़ कह सकते हैं, बहुत ही आश्चर्यजनक प्रतीत होता है। लेकिन अगर इस निर्णय की, इस आदेश की तफसील में आप जाएंगे, उसको पढ़ेंगे, तो आपको महसूस होगा कि ये होना ही था। क्योंकि माननीय सीजेएम साहब ने जो विधि के स्थापित मानदंड हैं, किसी भी प्रकरण में अभियुक्त को दंडित करने के, उन मानदंडों का पालन नहीं किया और उन मानदंडों के उल्लंघन में अपना आदेश उन्होंने दिया। मैं बात बहुत पॉइंट वाइज आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि फैसला तो बहुत बड़ा है, 148 पृष्ठों का फैसला है, और माननीय सीजेएम साहब के न्यायालय का फैसला भी 160 से अधिक पेजों का फैसला है। तो उस फैसले की पूरी तफसील तो मैं यहाँ आपको नहीं दे सकता, लेकिन जो मेन पॉइंट्स हैं मैं उनको आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहला पॉइंट इस पूरे ट्रायल में और अपीलेट कोर्ट में ये रहा कि जो एविडेंस आई है ट्रायल में, उसमें अभियोजन का कहना ये था कि इन अभियुक्तगण की आपस में साजिश थी, साठगांठ थी, और ये एक माफिया के तौर पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कछुओं की, लाल तिलकधारी कछुओं की, पेंगोलिन की और इनके अवयवों की तस्करी में लिप्त थे। और इनका नेटवर्क 3 टियर था। 3 टियर 3 स्तर का मतलब ये कि पहला एक स्तर जो था वो लोकल लेवल पे इस तरह की वन्य प्राणियों को और उनके अवयवों को कलेक्ट करता था और मिडिल मैन को देता था। फिर दूसरा स्तर था मिडिल मैन का, जो ग्राउंड लेवल से उनको लेके और ऊपर सप्लाई करता था। और सबसे शिखर पर, थर्ड लेवल पर जो बैठे हुए थे, वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर तस्करी का काम करते थे। जब अपीलेट कोर्ट ने इस बिंदु पर विचार किया, तो उनको मेरी तरफ से अपने तर्कों में ये बतलाया गया कि इस लिंक को कहीं भी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं किया गया है, कि जिस केस में ट्रायल कोर्ट मैक्सिमम पनिशमेंट अवार्ड कर रही है, उसमें इन 2 अभियुक्तगण को छोड़ दें जिनको अभी अपीलेट कोर्ट ने सज़ा सुनाई है,
तो बाकी 11 अभियुक्तों में से एक से भी कोई जब्ती नहीं हुई। न केवल उनसे जब्ती नहीं हुई, बल्कि ऐसा भी नहीं हुआ कि ये इलीगल वन्य प्राणियों का या उनके अवयवों का अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर परिवहन करते हुए कहीं कोई चीज़ उनसे या उनके साथियों से जब्त हुई हो। तो जब कहीं कोई लिंक प्रमाणित ही नहीं हुई साक्ष्य से, तो फिर उनको कैसे आपने साजिश का हिस्सा बना दिया? मैंने उनको ये भी कहा कि इस केस में जो चालान पेश हुआ उसमें धारा 34 और धारा 120 बी भारतीय दंड विधान, जो कि साजिश, आपराधिक साजिश को प्रूव करने के लिए और सामूहिक अपराध करने के लिए आवश्यक दफ़ा होती है, उसके तहत चालान में पेश ही नहीं हुआ उसके उन धाराओं के अंतर्गत। तो इन धाराओं के अंतर्गत पेश न होने से भी ये प्रमाणित होता है कि अभियोजन ने शुरू में जब चालान पेश किया तब उनकी नज़र में ऐसा कुछ नहीं था। दूसरा पॉइंट, उन्होंने अभियुक्त गण की आपस में साजिश को और अपराध को प्रमाणित करने के लिए ये लिया कि इन अभियुक्त गण को जब गिरफ्तार किया गया तो उनके पास से उनके मोबाइल फ़ोन्स जब्त किए गए और उन मोबाइल फ़ोन्स से कुछ ऑफेंसिव डाटा उनके मोबाइल से रिट्रीट किया गया और साथ में उनके आपस में कन्वर्सेशन करने की सीडीआर भी पेश की गई। इस केस में आप वंडर करेंगे कि भोपाल से पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट हुई मिसेस सुधा भदौरिया जी, बहुत अच्छी हैं, मैं जानता हूँ वो पहले सागर में रही हैं, लेकिन आई डोंट नो व्हाट वेर द रीजंस। इसमें किसी भी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के कॉम्पिटेंट ऑफिसर से या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के कॉम्पिटेंट ऑफिसर से धारा 65(4) के तहत कोई शपथ पत्र या प्रमाण पत्र लिया ही नहीं गया। क्या किया वन विभाग ने इसको प्रमाणित करने के लिए? जो वन विभाग के सबसे लोएस्ट केडर के कर्मचारी होते हैं, वन रक्षक, फॉरेस्ट गार्ड, उन फॉरेस्ट गार्ड्स को साइबर एक्सपर्ट के तौर पे प्रस्तुत करते हुए उनके प्रमाण पत्र पेश कर दिए कि साहब इनसे ये चीज़ प्रमाणित हो रही है। जब मैंने उनसे क्रॉस किया सो कॉल्ड साइबर एक्सपर्ट से, मैंने उनसे पूछा कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, आपने साइबर सब्जेक्ट में कोई डिग्री ली है, कोई डिप्लोमा लिया है? तो उन्होंने मंजूर किया कि साहब उनके पास में कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं है साइबर सब्जेक्ट का, वो तो सिंपल कोई बीएससी है, कोई बीए है। मैंने पूछा कि आपके पास कोई इसका एक्सपीरियंस का प्रमाण पत्र है क्या? बोले नहीं साहब वो भी नहीं है। तो मैंने उनसे बोला कि फिर आपने ये प्रमाण पत्र कैसे दे दिया, इसको किसने बताया आपको? तो उन्होंने एडमिट किया कोर्ट में कि साहब हमने अपने उच्च अधिकारी के कहने पे दिया। तो ये हो गया सोशल मीडिया वाला। फिर तीसरा, उन्होंने ये प्रूव करने की कोशिश की कि साहब ये जो ट्रांजैक्शंस वगैरह, ये बहुत से एक्यूज्ड पर्सन्स के अकाउंट से बैंकिंग ट्रांजैक्शंस मोबाइल से, नेट बैंकिंग के थ्रू इन लोगों को, जो ग्राउंड लेवल के जो लोग काम कर रहे थे या मिडिल मैन जो थे, उनके खातों में बड़ी राशियों का ट्रांसफ़र हुआ है। इस विषय में उन्होंने सबसे पहले तो प्रोसिक्यूशन की तरफ से सारे ट्रांजैक्शंस केवल आयु ने प्रूव कर दिए। जो श्रीमती श्रद्धा पंद्रे उप वन संरक्षक अधिकारी के तौर पर जिन्होंने इस प्रकरण की विवेचना की थी, शुरुआती दौर में तो केवल उनके ही माध्यम से उन्होंने इनको सबूत कर दिया, उनकी गवाही से। बाद में जब उनको लगा, हम लोगों ने जो क्रॉस किया, उस क्रॉस को करने के बाद उनको ये लगने लगा कि ये तो गलती हो रही है, इससे ट्रांजैक्शन प्रूव नहीं हो पाएंगे। तो यू विल वंडर कि इस केस में एक दफ़ा होती है 313 सीआरपीसी में। वो 313 सीआरपीसी ये बोलती है कि अगर
दोनों पक्ष में से कोई भी पक्ष ट्रायल की किसी भी स्टेज पर न्यायालय का ये समाधान कर दे कि कोई साक्ष्य कारण विशेष से न्यायालय के समक्ष परीक्षित करने से रह गई है, तो वैसी सूरत में न्यायालय उसको बुलाने की परमिशन दे सकता है। लेकिन उसका दूसरा प्रोविज़ो है, वो प्रोविज़ो ये कहता है कि अगर कोई ऐसी साक्ष्य बुलाने का अवसर दिया जाता है किसी एक पक्ष को, तो जो दूसरा पक्ष है उसको उससे क्रॉस करने का, उसका खंडन करने का भी अधिकार दिया जाएगा, दिया जाएगा। शैल वर्ड यूज़ किया गया है। आप वंडर करेंगे कि प्रोसिक्यूशन की ऐसी कम से कम 4 या 5 एप्लीकेशंस को विद्वान ट्रायल कोर्ट ने अलाउ किया। अब देखिए, मैं कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन अगर मान लीजिए प्रोसिक्यूशन की नॉलेज में या प्रोसिक्यूशन को ऐसा लगता था कि कुछ लोगों की साक्ष्य इसमें रह गई है, तो पहली बात तो ये कि ये तो प्रोसिक्यूशन को पहले ही सोचना चाहिए था। जब उन्होंने चालान पेश किया था तब भी वो चालान कॉम्पिटेंट लोगों के द्वारा, क्वालिफाइड लोगों के द्वारा तैयार करके पेश किया गया था, प्रोसिक्यूटर के माध्यम से पेश किया गया था। तो पहली बात तो ये गलती वहाँ नहीं होना चाहिए थी। मान ली बात की स्टेज पे हो भी गई थी, तो फिर एक बार में ही वो सारे गवाहों की लिस्ट उनको दे देनी चाहिए थी और कारण बताना चाहिए था। साथ में उनसे क्या आपको सबूत कराना है वो सब बता देना चाहिए था। एक ही आवेदन में काम हो जाता। 4-4, 5-5 अलग अलग आवेदन देने की ज़रूरत क्या थी, क्यों हुआ था? और हमारे विद्वान विचारण न्यायालय ने भी हमारी लिखित आपत्तियों को भी दरकिनार करते हुए उनको सहर्ष परमिशन दी। एनीवे, अब वो जब आए तो उनके माध्यम से बिना, जबकि कोई खुलासा नहीं किया गया था पहले से, खुलासा करना चाहिए था कानूनन कि किस साक्षी से आप क्या सबूत कराना चाह रहे हैं, लेकिन बिना इस खुलासे के उन लोगों को साक्ष्य में यहाँ बुलाया गया और उनको निर्देशित किया गया कि आप ये कागज़ तैयार करके लेके आएँ। यानी कोशिश कर रहा हूँ कि उस जो सर्वर है, उस सर्वर के कंट्रोलिंग ऑफिसर से कोई सर्टिफिकेशन ही नहीं कराया गया जो कोई नियम में लिखा हुआ है, तो उसको कैसे माना जाएगा? वो मानी सीजेएम साहब की गलती थी, उन्होंने उस प्रोविज़न को ध्यान से पढ़ा नहीं, बताने के बाद भी नहीं पढ़ा और गलत फाइंडिंग दे दी। तो जब अपीलेट कोर्ट में ये सारे प्रोविज़न बताए गए और उनको पढ़ के बताया गया कि साहब ये स्थिति है और इस बारे में सुप्रीम कोर्ट दिए गए, तो माननीय अपीलेट कोर्ट ने उन फाइंडिंग्स को निरस्त किया। ये दूसरी हो गई। तीसरा, उन्होंने कहा कि साहब ये बड़ी बड़ी गाड़ियों से कछुओं की तस्करी करने के लिए वहाँ चेन्नई से, कोलकाता से, आगरा और दिल्ली, राजस्थान, इस तरह की जगहों पर जाया आया करते थे। तमीम अंसारी के मामले में उन्होंने एक कार का उल्लेख किया कि साहब ये TN38 AC 300 ये मर्सिडीज़ बेंज कार थी और तमीम इससे आगरा गया था। तारीख भी उन्होंने खोली 1916, और वहाँ से ये कछुए लेके आया अजय सिंह से। उसको प्रमाणित करने के लिए प्रोसिक्यूशन ने दतिया के जो टोल बूथ है उसका एक सर्टिफिकेट लगाया और उस सर्टिफिकेट को श्रीमती श्रद्धा पंडित से प्रूफ कराया। अब जब मैंने क्रॉस किया तो मैंने उनसे पूछा कि देखिए, ये इंद्रप्रस्थ कंस्ट्रक्शन लिमिटेड नाम की कंपनी का सर्टिफिकेट है जो उसके लेटर हेड पे ही लिखा हुआ था प्रमाण पत्र के, उनको मंजूर करना पड़ा। क्या है? तो मैंने कहा कि ये इंद्रप्रस्थ कंस्ट्रक्शन लिमिटेड एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है। ये कंस्ट्रक्शन कंपनी क्या कोई टोल बूथ की ठेकेदार है? कोई टोल बूथ ये ऑपरेट कर रही है? तो उनके पास उसकी कोई जानकारी नहीं थी। मैंने कहा कि देखिए, आपने NHAI का जो बूथ है ग्वालियर में, उससे आपने सर्टिफिकेट मांगा था कि हमको फला फला तारीख की CCTV फुटेज चाहिए, क्योंकि मेरे पास उसकी कापी थी और मैंने उसको कोर्ट में पेश किया था, तो इसलिए वो उसको डिनाई नहीं कर सकती थी। उन्होंने हाँ था, मंजूर किया।
तो मैंने कहा कि उसमें NHAI ने आपको ये लिख के दिया था कि उनके पास केवल 30 डेज़ का डाटा रहता है, उसके बाद डाटा उनका नष्ट हो जाता है। और आपको उन्होंने मना कर दिया था हमारे पास कोई डाटा नहीं। बोले हाँ ये बात सही है। तो आप बताइए कि प्रोसिक्यूशन कह रहा है कि साहब ये इस तारीख को आगरा गया अपनी कार से और लौट के आया और ये कछुओं की अवैध तस्करी में लिप्त था, लेकिन उसको प्रमाणित करने के लिए कोई एविडेंस उनके पास था नहीं। वो चाह रहे थे कि सारा का सारा वन विभाग के लोग ही जो कह रहे हैं वही सच है, जो संभव नहीं है, लीगली पॉसिबल ही नहीं है। ये तीसरा चीज़। चौथी चीज़ आप देखिए वंडर, तमीम अंसारी की कार का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उन्होंने प्राप्त ही नहीं किया। मैंने उससे पूछा कि भाई इसको आपने क्यों प्राप्त नहीं किया? उसका कहना ये था कि ये तमीम अंसारी की कार है, ये कैसे प्रमाणित होगा कि ये कार तमीम अंसारी की है या नहीं है? उनके पास कोई जवाब नहीं था। मैंने कहा आपकी टीम चेन्नई गई थी? बोले हाँ गई थी। तो मैंने कहा चेन्नई गई थी, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गई थी, तो उस समय ये सर्टिफिकेट क्यों नहीं लिया? शी वाज मम। कोई जवाब नहीं था। फिर मैंने कहा ये कार की जब्ती कहाँ हुई? तो बोले साहब ये चेन्नई में हुई, पुझल जेल में। पुझल जेल का नाम है, जैसे अपने सेंट्रल जेल सागर है, ऐसी पुझल एक जगह है, उसको चेन्नई की उस जेल को पुझल जेल के नाम से जाना जाता है, सबर्ब है वो वहाँ का। तो एक्चुअली हुआ ये था कि जब तमीम अंसारी को सागर कोर्ट में फॉरेस्ट वाले अपनी रिमांड पर, जुडिशल रिमांड पर लेके आए यहाँ, और यहाँ उसकी पेशी कराने के बाद लौट के कोर्ट के आर्डर से उसको जेल ले जा रहे थे सरेंडर करने के लिए, तो उस जेल में उन्होंने उससे जब्ती बना ली। जुडिशल कस्टडी की हालत में एक एक्यूज से बिना कोर्ट की प्रायर परमिशन के कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जा सकता। पहले परमिशन लेनी होगी, क्योंकि वो कोर्ट का आदेश से वो लाया गया है, कोर्ट की कस्टडी में है, जुडिशल कस्टडी नाम ही उसका है। ठीक बात है। आपको जो भी इन्वेस्टिगेशन उससे करना था तो वो जुडिशल कस्टडी में लेने के पहले आपके PR पर था, वो उस समय कर लेते आप। लेकिन जब आप यहाँ उसको जुडिशल ऑर्डर के तहत उसको लेके जा रहे हैं और सरेंडर करने के लिए जेल में, तब आप उससे कार की जब्ती बना रहे हैं। उसके पास कार कहाँ से आ जाएगी जो आदमी आपकी कस्टडी में है 4 दिन से? तो आप सोचिए इस प्रकार की इन्वेस्टिगेशन इस केस में थी। लोअर कोर्ट ने 11 अभियुक्तों को कन्विक्ट करने का जो निर्णय दिया था वो एरेनियस इन लॉ था, वो न्यायिक दृष्टि से दोषपूर्ण था, क्योंकि सबूत नहीं हो रहा था केस। केवल 2 लोगों के खिलाफ उन्होंने इसलिए सबूत माना क्योंकि उन दोनों लोगों से रेड हैंडेड जब्ती हुई थी, प्रमाण थे उसके, तो इसलिए उन्होंने माना। बिना प्रमाण के कोई न्यायालय किसी को दंडित कर दे, ये तो कानून नहीं है, इसलिए उसको उन्होंने बाकी लोगों को छोड़ा। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला है, और इसमें आपने और आपके साथी वकीलों ने जो काम किया है वो सचमुच में सागर के इतिहास में एक अभूतपूर्व रूप से दर्ज रहेगा। और आने वाले दिनों में देखेंगे कि इसमें आगे क्या अपील होती है या और क्या होता है, तो वो तो समय ही बताएगा। और जो कुछ भी फैसला आया है उसमें निश्चित तौर पे आगे कुछ और भी देखने को मिलेगा। आपने न्यूज़ ग्राउंड जीरो से बात की, इसलिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ। उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए, या लोकल सिटी के लिए कैब, या फिर एयरपोर्ट पे ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपनी पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ MP कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से MP कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in और बुक करें अपनी राइड।